नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं पल पल बदलते रुझान। और आज सुबह से ही हमारी कोशिश है सबसे सटीक रुझान आपको दिखाएं। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव। तो रीमा, इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है तस्वीर अब साफ हो रही है, रुझान पूरी तरह से आ चुके हैं और अब परिणाम यानी जीत और हार के नतीजे भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में तस्वीर इससे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी और जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे डीडी न्यूज आपको सबसे सटीक तरीके से, भरोसेमंद तरीके से आपको ये नतीजे बताता रहेगा। और आपको बता दें कि इस वक्त के अनुमान के अनुसार और रुझानों के अनुसार एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जो बहुमत का मैजिक नंबर है 272 का आंकड़ा, उसको एनडीए लगभग पार कर चुकी है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी के कई दिग्गज उन्होंने जीत हासिल कर ली है। केंद्र में मंत्री और 4 बार से हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को जीत हासिल हुई है। अमित शाह को जीत हासिल हुई है। बड़े पैमाने पर बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और खासकर महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों की तरफ से बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। और जो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं उसमें हम बंगाल को भी शामिल करेंगे क्योंकि बंगाल से भी उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को नतीजे नहीं प्राप्त हुए हैं। तो हम आगे बढ़े, चर्चा करें, पूरे देश का हाल जाने। उसके पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी, रुझानों में एनडीए बहुमत के पार, पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज बनाए हुए हैं बढ़त। उत्तर प्रदेश में दिख रहा है बड़ा उलटफेर, रुझानों में विपक्षी गठबंधन को जबरदस्त बढ़त, समाजवादी पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी के साउथ मिशन से गहराया कमल का रंग, केरल में खुलता दिख रहा है बीजेपी का खाता। तेलंगाना में 8 सीट पर आगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सहयोगी दल के साथ बीजेपी को फायदा। रुझानों में मध्य प्रदेश और दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। गुजरात में भी 24 सीट पर बढ़त, केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नहीं हुआ फायदा, कांग्रेस का भी हाथ अभी तक खाली। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत, टीडीपी को 131 जबकि भाजपा को मिलती दिख रही है 7 सीट। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को करारा झटका, रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर। और आइए देखते हैं वो सीटें जिन पर बीजेपी कांग्रेस में इस वक्त कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कौन आगे है, कौन पीछे है, ये वो सीटें हैं जिनका अनुमान इस वक्त तक आ चुका है, रुझान आ चुके हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर रीमा, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। ये वो सीटें हैं और उस पर बीजेपी ने जो है 141 सीटें जीती हैं और 54 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती है। कुल 198 सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। और इसमें जो 141 सीटों की प्रखर आप बात कर रहे हैं उसमें 34 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको 36 सीटों का फायदा होता हुआ इन सीटों पर दिख रहा है। इस नक्शे को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलाके जहां पर कांग्रेस ने 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, 10 के करीब सीटें आप राजस्थान में देख सकते हैं, 2 सीटें आप गुजरात में देख सकते हैं। और अगर इस पूरे बैटल को अगर किसी 2 राज्यों ने बचाया है तो मुझे लगता है कि वो एक राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे 29-0 चल रहा है और एक राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पर 10-1 चल रहा है। वहीं आप कर्नाटक में भी देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिली है। वहीं दिल्ली आप देख सकते हैं, दिल्ली में हालांकि 3 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी और तीनों सीट पर इस वक्त बीजेपी उससे आगे चल रही है। तो जो नेक टू नेक फाइट, जो सीधी फाइट जो बीजेपी कांग्रेस के बीच में और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस मतगणना के साथ साथ जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में एनडीए बहुमत के पार अब तक हो चुकी है। एनडीए 293 सीटों पर अब आगे चल रही है। पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त जो पल पल रुझान बदल रहे हैं, हालांकि अभी भी ये रुझान ही है, कुछ सीटों पर डिक्लेयर हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, जहां समाजवादी पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है उत्तर प्रदेश में।
और ये उत्तर प्रदेश जिससे किसी बीजेपी के नेता को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उम्मीदों के विपरीत, जो बीजेपी की उम्मीद थी उसके विपरीत आया। और केरल से एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए आई है। यहाँ पर 2 सीटों पर अभी तक बीजेपी कुछ देर पहले तक आगे चल रही थी और कम से कम लगता है कि अब ये तय हो गया है कि केरल में बीजेपी का खाता खुलना तय है। और आज़ादी के बाद रीमा, ये पहली बार होगा जब किसी लोकसभा चुनाव में किसी लोकसभा सीट केरल से बीजेपी को हासिल हो। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज बढ़त बनाए हुए हैं और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें कि बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए हैं। तो जम्मू कश्मीर, जहां पर इस बार सबकी निगाहें लगी हुई थी, राशिद इंजीनियर ने अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। बारामूला से, कश्मीर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार को स्वीकार किया है। राशिद इंजीनियर ने उनको शिकस्त दी है। राशिद इंजीनियर पहले विवादित व्यक्ति थे और फिलहाल मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और बारामूला वो सीट है रीमा जहां पर एक बड़े मार्जिन में वोट डाला गया था। इसके पहले जो है कम से कम 10, मैं मानता हूं, जहां तक मुझे ख्याल है 20% के आसपास वोटिंग परसेंटेज यहां पर बड़ा था। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला की ये हार असल में ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला के लिए एक झटका है, बल्कि पूरे अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। अब हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूँ तीनों खास मेहमानों का। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल बंसल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। और जगदीश उपासने जी, जिनसे हम सुबह से लगातार कई बार बात कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं जरा अनिल बंसल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जब अभी हेडलाइन चल रही थी तो आपने कहा उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया है। क्या चौंकाया है वाकई में, या कुछ प्रेडिक्शन पहले से थी ऐसी? नहीं, देखिए, हम खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खराब परिस्थिति में भी हमको लग रहा था कि 60 सीट बीजेपी ले लेगी। ऐसा नहीं लग रहा था इस तरह का। इसका मतलब जो नैरेटिव अपोजिशन ने सेट किया वो काम कर गया। जो एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने 2 सावधानी बरती इस बार। एक तो उन्होंने पहले MY का उन पर आरोप था। देखिए 2019 में हमने देखा सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद सब एक साथ थे। कांग्रेस नहीं थी 2019 में। यस, कांग्रेस के सामने उन्होंने कांग्रेस डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष का हिस्सा तो थी। कांग्रेस की दोनों सीटों पर अपोजिशन ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो उसके बावजूद 64 सीटें बीजेपी ने, 62 खुद और 2 सीटें अपना दल की जीती थी। तो इस बार तो बसपा अलग लड़ रही थी, तो ऐसे कोई चांसेस थे नहीं। पर मुझे लगता है जो उन्होंने सावधानी ये बरती, पिछली बार 12 से ज्यादा मुसलमान थे और 12-14 यादव थे। इस बार जो अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है थोड़ा चालाकी या सतर्कता या अपनी रणनीति जैसे हम कुछ भी कहें, उन्होंने 5 यादव दिए जो अपने ही परिवार के दिए, और 5 शायद मुस्लिम खड़े किए हैं। बस तो ये जो उतना उनके ऊपर इस बार वो जातिवाद का, एक खास जाति का सामाजिक समीकरण वोटों को लेकर उन्होंने नहीं, सारे मोस्ट अनिल, जिसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब पिछली बार 40 सीटों पर बसपा और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो जो बसपा का वोटर था वो ट्रांसफर नहीं हुआ था समाजवादी पार्टी में, और ये फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी, तो जाहिर तौर पर जिन 40 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ था, वहां बसपा का वोटर वापस बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी बीजेपी को थोड़ा बहुत हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बीएसपी को पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 सीट आई, लेकिन अकेले लड़ी, 13% वोट आया था। इस बार जब हम वोट कैलकुलेट करेंगे तो लगता है उसका वोट घटा है। तो ये जो दलित वोट है उसमें भी वो जो नैरेटिव था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि दलित कोई सारे सपा या कांग्रेस में चले गए। दलित बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ भी बड़ी संख्या में थे और हैं भी, लेकिन कुछ वोट में सेंध इसमें लगी है, और इसका फायदा इंडी गठबंधन। मतलब आप कह सकते हैं कि मायावती जो है वो दुधारी तलवार है। मतलब अगर वो चुनाव ना लड़े तब भी वो उनका चुनावी परिणाम घातक कर सकती है, और मिलके भी लड़े तब भी। अभी भी मैं ये मानता हूं कि दोनों ही गठबंधन को, जैसे मायावती ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, हो सकता है 2-3 सीटों पर लास्ट में हम देखेंगे बीजेपी को भी उसका लाभ मिले, और 2-3 सीटों पर दूसरे गठबंधन को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि उनके उम्मीदवार 60, 70, 80 हजार, 1 लाख वोट तक जा रहे हैं। तो ये समीकरण तो बिगाड़ता ही है। पर कई जगह जैसे बिजनौर में उनका उम्मीदवार अच्छी खबर महत्वपूर्ण आ रही है, मैं अभी बता देता हूं। अमित शाह ने जीत पर चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है। जो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के अंदर शानदार प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा है, जिसमें लीडर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू थे, उनको अमित शाह ने चुनाव पर बधाई दी है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है। अशोक टंडन साहब, मेरा सवाल आपसे महाराष्ट्र से है
क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर भी बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरह का टूट फूट हुई थी, चाहे वो एनसीपी में हुई हो, चाहे वो शिवसेना में हुई हो, एक बड़ा मजबूत एनडीए वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहां चूक हो गई और क्या महाराष्ट्र के नतीजों ने इस तरह से क्यों चौंकाया? उससे पहले मैं एक बात उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगा। इसी मंच पर और भी मंच पर ये जो संवाददाता थे सभी चैनल्स के, वो एक बात कह रहे थे कि बसपा का वोट सपा की ओर गया है आखिर में। ये एनालिसिस जब निकलेगी तो सब स्पष्ट होगा, पर अभी ये बात कह नहीं सकते। लेकिन इसकी जानकारी पत्रकारों को जो ग्राउंड पर थे उनको हो रही थी, और ऐसा लगता है कि बसपा का वोट गया है सपा की ओर, और ये भी एक अंतर बनेगा। दूसरा उत्तर प्रदेश के बारे में आपने ये जब बसपा की बात की तो एक मेरे मन में सवाल हुआ, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, आपने बसपा के कांशीराम के जमाने से पूरे बसपा के उत्थान को देखा है। अब इस चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी को के लिए क्या माना जाए? देखिए, इस चुनाव से पहले ही ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि बसपा क्या करने जा रही है, क्योंकि मायावती इस चुनाव में बिल्कुल सक्रिय नहीं थी, बसपा पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि बीच में नेतृत्व परिवर्तन भी कर दिया और उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आवश्यक थी कि बसपा अपने जो अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उनके जो मान्यता है उसको गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सब जगह कैंडिडेट खड़े किए और पंजाब में भी खड़े किए। वो केवल उनको उतना मत प्रतिशत चाहिए था जिससे वो एक राष्ट्र बने रहे, लेकिन वो जीतने के लिए लड़ रहे थे, इसके बारे में बहुत ही आशंकाएं जताई गई थी। और बल्कि एक तो आरोप ये लग रहा था कि जिस तरह से बसपा चल रही है, ये क्या बाद में प्रधानमंत्री के साथ कोई समझौता करके बसपा बीजेपी को वोट दिलवाने वाली तो नहीं है। लेकिन जो अभी पत्रकारों, कितने ही मैंने देखा चैनल्स पर, पत्रकारों ने ज़मीन से कहा कि नहीं, आखिरी मोमेंट पर बसपा का वोट सपा को गया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया है, और जहां बसपा के जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे वहां तो डेफिनेटली गया है। अशोक जी, उत्तर प्रदेश तो, और जगदीश जी आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश तो एक ऐसी बात है जिस पर अब एक चर्चा शुरू हो गई है और अब इसका एनालिसिस लंबा चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जाहिर तौर पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि बढ़त भी बनाई हुई है बीजेपी और एनडीए ने, सरकार बन भी रही है, हैट्रिक लग भी रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें आ रही हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं नैतिक आधार पर अब ये सरकार को हट जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये नैतिक आधार क्या है? मतलब जब हैट्रिक मिल रही है। देखिए, विपक्ष की तो ये भूमिका है। विपक्ष एक ब्रेकिंग न्यूज अशोक जी, सॉरी, केसी त्यागी, शायद इसी मुद्दे पर उनका एक बड़ा बयान आ गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है। जरा वो बयान हम दिखा देते हैं। हम एनडीए में ही बने रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक एनडीए के लिए सुकून की खबर है कि बीजेडी और खासकर टीडीपी से और जेडीयू से मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल बन रही है एनडीए की सरकार। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की तरफ से ये बड़ा बयान आया। तो एक तरीके से जो अटकलों का बाजार था और जो प्लांट करने की खबरें कोशिश हो रही थी, ठीक है, इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए हम चलते हैं राजेश राज के पास, जिस बारे में और जानकारी देंगे। जी राजेश। जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने साफ तौर पर जो अटकलों का बाजार था, कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार शायद पाला बदल सकते हैं, और जो उनके भतीजे हैं तेजस्वी यादव, वो पूरे चुनाव भर ये कहते हुए नजर आए कि चाचा 4 तारीख को कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। और कल जब वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, हालांकि गृहमंत्री से मुलाकात होनी थी, गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, उसके बाद वो पटना वापस आ गए। स्वास्थ्य कारणों से अपने इलाज के लिए भी वो दिल्ली आए थे, लेकिन तरह तरह की बातें जो हैं उनके बारे में सामने आ रही थी कि शायद चाचा कहीं पलट न जाए। लेकिन केसी त्यागी ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद स्थितियां बिल्कुल साफ हो चली है कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए का ही पार्ट एंड पार्सल रहेंगी। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने प्रखर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वहां पर, क्योंकि केसी त्यागी के बयान को कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है, एक बार फिर से इसको तो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि केसी त्यागी का पार्टी में कितना वजन है और उनके इस बयान का कितना महत्व है, थोड़ा सा बताएं। काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑफिशियल प्रवक्ता वही है एक तरीके से पार्टी के। जी राजेश।
हाँ देखिए, केसी त्यागी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। कभी वो शरद यादव के खेमे में थे, शरद यादव के बहुत करीबी थे, लेकिन बाद में उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और नीतीश कुमार के बेहद वो करीबी माने जाते हैं। अगर उन्होंने बयान दिया है तो निश्चित तौर पर इसे नीतीश का बयान माना जाना चाहिए। केसी त्यागी ने जो बयान दिया है वो नीतीश का ही बयान दिया है। जी रीमा, दो और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार जरा गिरीश निशाना जो कि दिल्ली की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और आयशा खानम जो कि बेंगलुरु से मौजूद है। मैं गिरीश आपका रुख करूंगी। अटकलें लग रही थी सुबह से, कभी 5 कभी 4, कभी 5 कभी 4, लेकिन अब 7 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त भी बना ली है और लगभग जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 7 सीटों पर स्वीप, क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से हो रही है। चांदनी चौक की सीट पर क्या लग रहा है? देखिए रीमा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सुबह जरूर कभी इस पाले कभी उस पाले में गेंद दिखाई दे रही थी, लेकिन अब स्थिति करीब 5 घंटे बाद लगभग पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली की 7 सीटों पर जो भाजपा ने पूरी तरह से बढ़त बना रखे है। यानी कि पिछली बार जो 7 सीटें जीत कर आए थे, एक बार हो सकता है फिर से दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा ही जीत के आएगी। क्योंकि मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा, अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें जहाँ पर भाजपा ने योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने अपनी इतनी बढ़त ले ली है कि 1,27,000 की बढ़त ली है। तो अपने आप में आप देख सकते हैं वो चांदनी चौक सीट को लेकर के थी और ईस्ट दिल्ली को लेकर के थी। इन दोनों सीटों पर मार्जिन क्या चल रहा है? देखिए, इन दोनों सीटों की बात की जाए तो करीब 30,000 से ज्यादा इस समय प्रवीण खंडेलवाल जो हैं वो 30,000 वोट से ज्यादा से लीड ले रखी है चांदनी चौक पर। हालांकि सुबह जरूर एक बार वो पीछे हुए थे, लेकिन वो लगातार फिर प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक सीट पर अब आगे बढ़े हुए हैं। लगभग 1 घंटे के बाद कह सकते हैं कि स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी और उसके परिणाम भी आ जाएंगे। पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली पर हर्षदीप मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के बीच मुकाबला चलता रहा और लगातार हर्ष मल्होत्रा पहले ही अपने जो पहली बारी के साथ ही लगातार उन्होंने बढ़त बनाए रखी हुई है और अभी तक लगातार करीब 36,000 से ज्यादा वोटों से अभी भी उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि कुछ 1 घंटे के भीतर शायद दिल्ली की 7 सीटों के परिणाम सबके सामने होंगे। लेकिन अभी तक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी। आयशा खानम, आपके पास आना चाहेंगे। आयशा से सवाल ये पूछा जाना चाहिए, कर्नाटक को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रखर वो नैरेटिव की जो बात थी, एक नैरेटिव सेट हुआ और ये बनाने की कोशिश हुई कि कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन इसका बहुत ही उल्टा एक नतीजा दिखाई दे रहा है। आयशा जी देखिए, ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी जो 25 सीट पर है इस समय 2019 के नतीजों के बाद, तो बीजेपी यही मानकर चल रही थी कि कम से कम 23-24 सीटें तो बीजेपी के खाते में आ जाएंगी। लेकिन कुछ हद तक बीजेपी को कुछ जगहों पर नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस बनाया, जेडीएस के साथ जो गठबंधन बनाया, उसको देखते हुए बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही बात जो कर्नाटक में जो नैरेटिव बनी थी कि कर्नाटक सरकार की 5 गारंटीज वर्सेस मोदी की 1 गारंटी, तो ये गारंटीज की एक जंग देखने को मिली थी। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जमीनी हकीकत जो है, 5 गारंटीज की जो जमीनी हकीकत है वो पूरे 28 सीटों पर नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ कविता हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बताएंगे। कविता, ये बताइए कि 5 गारंटीज की बात कह रही थी कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर मोदी की गारंटी चली है। नजर आ रहा है कि मोदी की गारंटी साफ इन तमाम सीटों पर उसका असर देखने को मिल रहा है। वो बिल्कुल मैं ये नहीं मानती, क्योंकि अभी जो हमारा एक ही सीट था पहले, अभी ऑलमोस्ट अबाउट 10-11 में हम लीड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जेडीएस का अलायंस है बीजेपी का, वो थोड़ा बहुत उनका पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि मोदी का जो गारंटी है वो ठीक से नहीं चल रहा है। उनके साथ जेडीएस के साथ था, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, स्पेशली द मैसूर रीजन में। तो ये मेरा मतलब इसमें से जो आंकड़े निकल रहे, इसका जो एनालिसिस है वो जेडीएस की बल पे ये अभी जो बड़ा झटका भी लग रहा है कांग्रेस को। यहाँ पे डीके सुरेश पीछे हैं जी, डीके सुरेश बहुत बड़ी मार्जिन से पीछे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो एक्चुअली जो आप टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, जेडीएस और बीजेपी का जो नंबर्स है वो ऐड किया तो वो पॉजिटिव ही होता है उनको।
तो ये जो नेगेटिव है वो सुरेश की वर्चस्व से नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी एंड जेडीएस का, इसकी वजह से उनको अभी जैसे कविता बता रहे हैं कि जेडीएस और बीजेपी का कॉम्बिनेशन जो अलायंस यहाँ पर रहा है वो यहाँ पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। कुमार स्वामी जीत रहे हैं और कोलार से जेडीएस के उम्मीदवार भी जीत चुके हैं, और ये माना जा रहा है कि अभी हासन का नतीजा आना बाकी है, लेकिन हासन की सीट पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि बहुत ही चर्चित सीट रही है। प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल को लेकर ये सुर्खियों में रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो 23-24 का आंकड़ा लगाया था ये पार कर लेती है या नहीं। ठीक है। और ये लड्डुओं के शॉट्स भी देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। ये बिहार की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हमारे बिहार में लड्डू तो बनता है एनडीए की तरफ से कि बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। दिल्ली बीजेपी और बिहार में अभी बाद में चर्चा जरूर करेंगे कि तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी वो शायद उतने वोटों में तब्दील नहीं हो पाई है। चौंकाने वाली बात है। रीमा, हम चलते हैं सीधे अब गौरव के पास। हमारे सहयोगी गौरव आंकड़ों के माध्यम से अब कुछ नई जानकारियां दर्शकों को देने वाले हैं। गौरव, ओवर टू यू। प्रखर जी और रीमा जी, और आइए अब आपको समूचे राष्ट्र में बताते हैं कि अब की बार जो क्षेत्रवार तरीके से कौन सी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए, अब हम उत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मैप है भारत का, और इसमें उत्तर भारत में 126 सीटें जो हैं उसमें एनडीए की अगर हम बात करें तो 58 सीटें एनडीए को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, और साफ तौर पर देखें तो 38 सीटों का उनको यहां पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें तो 62 सीटें, क्योंकि 44 सीटें प्लस हुई हैं। और ये जो पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत है। ये उत्तर भारत अब की बार एक नई कहानी गढ़ने जा रहा है। और अदर्स की बात करें तो 6 सीटें उनको यहां पर मिलती हुई नजर आई हैं, और साफ तौर पर पिछली बार की बात करें 2019 से, तो अब की बार ये 6 सीटों का नुकसान भी है। तो ये तो बात रही उत्तर भारत की, जो समूचे राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। अलग क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी भारत की ओर अब आपको लिए चलते हैं। पूर्वी भारत में देखिए कि एनडीए 74 सीटें, अब की बार 3 सीटें यहां पर प्लस हुई हैं। उसके अलावा इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो 43 जो सीटें हैं उसमें आप देखिए कि 14 सीटें अब की बार प्लस होती हुई नजर आई है। और वो जो क्षेत्रफल है वो भी हम आपको वहां पर आप कलर्स देख सकते हैं कि जिस तरह से जिसकी सीटें ज्यादा है उसका वहां पर कलर नजर आ रहा है। और अदर्स की बात करें तो उनको -17 सीटें, यहां पर 17 सीटों का घाटा हुआ है, 1 सीट अदर के खाते में गई है। ये अदर्स वो हैं जिसमें निर्दलीय भी हैं और इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भी अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये पूर्वी भारत की बात है। और इसके बाद अगर हम अगले उसको देखें तो ये उत्तर पूर्व का जो इलाका है आप यहां पर देखिए, और इसको समझने की कोशिश है, क्योंकि साफ तौर पर 25 सीटें यहां पर है, और ये 25 सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए की बात करें तो 14 सीटें आप देख सकते हैं, 3 सीटों का यहां पर घाटा नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें प्लस अब की बार हुई हैं 2019 से लेकर अब की बार। और अदर्स की बात करें तो 3 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। यह है इन 25 सीटों का आंकड़ा जो कि उत्तर पूर्व भारत से निकलती हुई सामने आ रही है। इसके अलावा अगली अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप ये देखिए दक्षिण भारत जो अब की बार काफी महत्वपूर्ण रहा है, और तमाम पार्टियां, चाहे हम एनडीए की बात करें चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, दक्षिण भारत पर खास फोकस रखा गया था। 131 सीटें, पिछली बार 129 सीटें थी, जिसमें से 29 भाजपा के पास, एनडीए के पास थी। और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण था अब की बार का दक्षिण भारत का ये समीकरण, जिसमें आप देखिए कि एनडीए की हम अलायंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर 49 सीटें, यानी कि 15 सीटें जो हैं वो प्लस होती हुई नजर आई हैं। और इसके अलावा जो देखिए इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं 76 सीटें, 13 सीटों का इजाफा नजर आ रहा है। अदर्स की बात करें तो 6 सीटें, यानी कि -28। और ये अदर्स वही है जो हम देख रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अब की बार घाटा होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो रुझान थे वो अब नतीजों में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो समय के साथ साथ इसमें और परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा देखिए मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं। मध्य भारत का इलाका आप देख सकते हैं 39 सीटें एनडीए के पास, और इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें तो 1 मात्र सीट और 2 का इनको नुकसान, और अदर्स की बात करें तो 0 आप साफ तौर पर यहां पर नजर आ सकता है, क्योंकि ये मध्य भारत की बात हम कर रहे हैं। और ये समूचे देश में अब की बार जो उथल पुथल का माहौल देखने को मिला, क्योंकि तमाम जो आंकड़े लगाए गए थे अब वो धीरे धीरे करके परिवर्तित होकर, रुझान जो है वो परिवर्तित होकर धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। पश्चिमी भारत की हम बात करते हैं। पश्चिमी भारत में 103 सीटें, और यहां पर एनडीए 59 सीटों पर -38, आपको जैसा कि देख रहे होंगे आप इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन 42, यानी 39 का आप देखिए एक अच्छा खासा इजाफा यहां पर इंडी गठबंधन में देखने को मिला है। अदर्स की बात करें तो अदर्स 2 और 1 सीट का यहां पर नुकसान। तो ऐसे में अब की बार के जो तमाम फैक्टर्स थे वो यहां पर नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी भारत की बात है। तो सिलसिलेवार तरीके से जो हमने आपको दिखाया, और ये देखिए अब की बार जो कौन कौन से ऐसे प्रमुख उम्मीदवार हैं जो अब की बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। सबसे पहले
बात कंगना रनौत की कर लेते हैं। मंडी से जो हॉट सीट अब की बार मानी जा रही थी, और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहां से ताल ठोकी और वो अब की बार आगे इसमें निकलती हुई नजर आई। इसके अलावा राजबब्बर की बात करें तो गुड़गांव हरियाणा की सीट जो अब की बार पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो उम्मीदवार हैं जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जो बड़े फेसेस हैं अब की बार के, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस से ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवार की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पश्चिम बंगाल से, और ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके भी वोट प्रतिशत में अब की बार देखा गया इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगले कैंडिडेट की बात करें तो अरुण गोविल हैं, जो कि मेरठ से अब की बार चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए, भाजपा से चुनावी ताल ठोक रहे थे, और ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो तमाम प्रमुख उम्मीदवार है। इसके बाद हेमा मालिनी की बात कर लेते हैं। मथुरा सीट काफ़ी हॉट प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, और इसमें उत्तर प्रदेश की, और ये भी आगे चलती हुई इसमें नजर आ रही है। तो ये तमाम प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनके हम फेसेस के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और समूचे भारत में क्या कुछ अब की बार की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आई। जनादेश जो कि हम देख रहे हैं कि 2024 में अब की बार देखिए किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये आप आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 239 बीजेपी, कांग्रेस की बात करें 98 और अदर्स 206, तो मेजोरिटी जो है 272 की है। और ऐसे में देखिए जो एनडीए घटक दल है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी के करीब और उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। रीमा जी और प्रखर जी, ओवर टू यू। शुक्रिया गौरव, और आपने तमाम रुझान और सीट वाइज सारी चर्चा की। लेकिन अशोक जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था, एक बार जरा उसी पर वापस आते हैं। इस चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने को लेकर पूरा चुनाव याद रखा जाएगा, और ये वही नैरेटिव है जो आज भी चल रहा है। बीजेपी 240 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 99, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है और नैतिक आधार की याद दिला रही है उनको। देखिए, कांग्रेस के बारे में जो एक आम चर्चा थी कि वो 100 का आंकड़ा पार करेगी कि नहीं करेगी, अभी भी उसमें वो जूझे हुए हैं। लेकिन उनकी 52 से 100 होना, अगर वो उसको जीत मान रहे हैं तो फिर तो एक खुश होने का माहौल है ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो खुशी का माहौल इसलिए नहीं है कि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई। उनका खुशी का माहौल ये है कि राहुल गांधी अमेठी से भी जीत रहे हैं और वायनाड से, रायबरेली से, सॉरी रायबरेली। तो ये उनको लगता है कि हमारी वापसी हो रही है, हमारा नेता फिर से उत्तर प्रदेश में चुन के आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में उनकी वापसी नहीं हुई, 7 ही सीट पर है। क्या लगता है आपको, रायबरेली रखेंगे या वायनाड रखेंगे अब वो अपने साथ? अब देखिए, ये तो भाई और बहन दोनों को तय करना है कौन कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि एक सीट उनको छोड़नी है और दूसरी पर प्रियंका ही कोशिश करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, मैं अभी आ रहा था तो पार्टी ऑफिस में बहुत गहमा गहमी थी, वो इसीलिए है कि देखिए हम पहले 52 से और नीचे नहीं गए, हमारा नेता दोनों जगह से जीत रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम अभी अपनी ज़मीन को खोए नहीं हैं पूरी तरह से। तो एक उत्साह माहौल देने के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस, मैं तो शुरू से कहता हूं कि एक राष्ट्रीय दल 2 रहने ही चाहिए, और अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है, उनको देखिए 9 सीट तो लगभग तमिलनाडु से ही मिल रही हैं, तो अलायंस में उनको जो सीट मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश की भी 7 सीट अलायंस के कारण मिल रही हैं। तो अपने दम पर अगर वो सीट ले रहे हैं तो राजस्थान से ले रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है, और कर्नाटका में ले रहे हैं, और भी कुछ एक जगह पर हरियाणा में ले रहे हैं अपने दम पर। तो ये अच्छी बात है, तो उसके लिए उनका खुश होने में मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको ये था कि कहीं हमारा जहाज़ पूरी तरह से डूब ना जाए, इसलिए वो जहाज़ अभी कायम है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इस उत्साह के साथ पार्टी में एक नया जोश आया है, और ये कोई लोकतंत्र में अच्छी बात है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये। ठीक, तो हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल धूम जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय गुप्ता अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ। रोहित चहल जुड़ रहे हैं, रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। तारिक जी, परसों आप हमारे साथ शो में थे 5 की पंचायत में, और काफी ताल ठोक कर आप बात कर रहे थे, तो काफी हद तक आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो तो सही साबित हुई। देखिए, ये सारी प्रेडिक्शन जनता की है, और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का और देश की जनता का कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातों पर यकीन किया। और आप सोचिए, अभी कोई कह रहा था कि छोटी बात है, 5 मंत्री उत्तर प्रदेश से हार रहे हैं, संजीव बलियान हार रहे हैं, तेली साहब हार रहे हैं, स्मृति ईरानी हार रही हैं,
ज्योति, निरंजन ज्योति हार रही हैं। आप फैजाबाद जहां पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, आप वहां पे हार रहे हैं, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। वजह मैं बताता हूं आपको, वजह बहुत साफ है। बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पे, योगी साहब का घमंड 8वें आसमान पे। उसको थोड़ा कम करें। क्यों? क्योंकि ये जो घमंड निकलता है ना, ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। और मतलब जनता ने करारा जवाब दिया है उन लोगों। मतलब घमंड जो है वो वजह है समाजवादी पार्टी की जीत की। आपने कोई मेहनत नहीं की, उम्मीदवारों की बात हो रही है वो नहीं है कोई बात, मतलब आप सब कुछ ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ रहे हैं। बीजेपी का घमंड है जिसके विपरीत दिशा में जनता ने वोट दिया है। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मोदी साहब की लहर चल रही है। कहां गई लहर? दिख नहीं रही है। एक एग्जिट पोल ने हमको 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी। कहां गए वो लोग? उनको बुलाइए मैम, कहां गए वो लोग? कल परसों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कहा हम 40 से ज्यादा सीट जीतेंगे, हंस रहे थे मेरे ऊपर। आज भी हंसे, अब जनता हंस रही होगी उनके अब आप रोहित चहल जो है वो आपकी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि आपने सारी वजह बता दी और कहा। रोहित, इनका कहना है तारिक साहब का कि जो घमंड था उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं का, वो बीजेपी को वहां पर ले डूबा है। रोहित, देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के और खास करके पूरे देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से जो भरोसा उन्हें, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार के जो भी रुझान आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 294 सीटों पर अभी सबसे आगे बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सबसे आगे बनी हुई है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जनता का आशीर्वाद और प्यार 3 बार लगातार, अगर देखें लगातार अभी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ बना हुआ है। तो जो विकास कार्य हुए वही एक परिणाम है। रही बात जहां तक अभी जो तारिक जी बात कर रहे थे घमंड की, तो तारिक जी मानेंगे कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लगातार जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने इनको हार दिखाई, लगातार इनको धूल चटाई, तो क्या वो घमंडी था अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का? तो मुझे लगता है अब ये रुझान है तारिक भैया, अभी रुक जाइए तारिक जी। मुझे लगता है परिणाम आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि देश की जनता हो और उत्तर प्रदेश की जनता का लगातार प्यार और जो आशीर्वाद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बना हुआ। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और आप लोग लगातार जिस तरीके से जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति करते रहते हैं, जनता उससे अब बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं है। और मुझे लगता है थोड़ी देर और रुकेंगे तो उसके बाद तारिक जी को जनता के मत के द्वारा यही लोग थे। अगर आपको याद है, ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल की बात करें, 10 सेकंड और लूंगा मैं, एग्जिट पोल की बात कर रहे थे। कल तक ये एग्जिट पोल, कल तक ये ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे थे, ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे थे। की बात हो गई पुरानी, लेकिन अब जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें कम से कम आपकी पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि जब बीजेपी ने 2014 हो चाहे 2019 हो, जब अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला ढह रहा है तो पार्टी को आत्ममंथन करने का आप समय उत्तर प्रदेश को लेकर आ गया है। रीमा, मैं जरा एक बार, जहां तक बात है वो एग्जिट पोल पर अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका वही पॉइंट था। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि अनिल धून जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, उत्तर प्रदेश पर क्योंकि अभी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है, आप इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को देंगे? क्योंकि सारे एनालिसिस यही कह रहे हैं कि जो वहां का वोट था वो कांग्रेस में भी शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी का और आपको फायदा हुआ। तो क्या क्रेडिट दे रहे हैं अखिलेश यादव को आप? नमस्कार जी, और नमस्कार जो भी पैनल डिस्कशंस के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो उम्मीदवार जीत रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जो कैंडिडेट जीत की तरफ अग्रसर नहीं है उनको कहना चाहूँगा वेरी वेल डन, कीप इट अप। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे। कैन यू हियर मी? जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हेलो, आई थिंक अनिल जी आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। अच्छा, ओके, आई थॉट कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। तो मैं ये बोल रहा था, जो उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले बिल्कुल नहीं हैं, बिकॉज जो ग्राउंड लेवल पे जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो उम्मीद थी कि बीजेपी को वहाँ पर पटकनी मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो सबूत सामने आया था वो था जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और वो सब हुआ। उसके बाद में जब वो नैरेटिव नहीं बन पाया
तो उससे बड़ा और कोई प्रूफ जनता के लिए या आपके और मेरे लिए नहीं था कि उत्तर प्रदेश में हवा किस ओर बह रही है। बहरहाल बीजेपी को वहाँ पे पटकनी मिलनी थी और वो मिली। इसका श्रेय अखिलेश यादव जी को दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये आपका प्रश्न था। इसका श्रेय किसी एक इंडिविजुअल को अगर हम देंगे तो शायद वो गलत रहेगा। इसमें जितने भी तमाम विपक्षी दल के नेता थे, विपक्षी दल थे, प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिला के इस लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। और ये बहुत ही सराहनीय इसलिए है कि ये हम जानते हैं कि बीजेपी ने किस तरह की विंडिक्टिव राजनीति ऑपोजिशन के बरखिलाफ की है पास्ट में और रीसेंट पास्ट में। उस चीज़ को देखते हुए विपक्षी दल बिल्कुल निडर रहा, झुका नहीं, डरा नहीं। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और जिसके लिए मैं हर विपक्षी दल के नेता को, और चूंकि अखिलेश यादव जी सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, विपक्ष के तौर पे उभरे हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, अच्छा ओके सर, इस वक्त चीज की के कमी है, जरा तारिक जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तारिक जी, क्योंकि रोहित चैल ने जो बात कही उस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा अनिल जी कह रहे हैं कि क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, बीएसपी के जो वोट थे वो कहां ट्रांसफर हुए हैं? तारिक जी, फायदा तो आपको ही मिला ना उसका भी। देखिए, सबने वोट दिया है। अखिलेश जी का जो एक प्रोग्रेसिव आइडिया था कि सबको साथ में लेके आए, हमने जातिगत जनगणना की भी बात की, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है और मेन क्रेडिट तो जनता को देना चाहिए ना। लीडर तो अपनी बातें सिर्फ रखता है, लेकिन वो बातें कनेक्ट कर ली और जनता को समझ में आ गई और उन्होंने हमको वोट कर दिया। और अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, चंद्रबाबू नायडू ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही है वहां पर, और बीजेपी ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया है। तो क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों को तोड़कर चंद्रबाबू नायडू के साथ जा रही है? वहां पर प्रेम की बात कर ली है मोदी जी ने, ये सवाल खड़ा होता है। अभी बीजेपी 303 से 235-40 पे फंसी हुई है। इसलिए सरकार कौन बनाता है, फ्लोर टेस्ट कौन देता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है। बहुत कुछ राजनीति में बचा हुआ है। रोहित, जल्दी से रिप्लाई करिए। देखिए, मुझे लगता है इनको आज मुंगेरी लाल के असीम सपने दिखते रही है, मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है और बन चुकी है। जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, एनडीए पे अपना भरोसा जताया है और निश्चित तौर पर ठीक है रोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है और धाकड़ नेता बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने बनाई है बड़ी बढ़त, और बृजमोहन अग्रवाल की जीत पहले से भी तय मानी जा रही थी। 2,65,552 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के धाकड़ नेता इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त वो राज्य में मंत्री भी हैं और उनको लोकसभा का टिकट देकर चुनाव भी लड़वाया गया। यहाँ पे मैं जगदीश जी इस राज्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक सवाल, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भी 2024 में कांग्रेस का भी खाता खुला। जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं और ये पंजाब से कांग्रेस का जो खाता खुला है उसकी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब में भी कांग्रेस का खाता अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रकाश। जगदीश जी, हम लोग जब बात कर रहे हैं ये तमाम इस तरह की, तो एक पट्टी बनती है जो पश्चिम राजस्थान से शुरू होती है, मध्य प्रदेश आती है और छत्तीसगढ़ तक आती है। इन तीनों चुनावों की, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं पिछले 4 बार से 5 बार से, तो इन 3 राज्यों की अक्सर चर्चा होती है कि पहले नतीजे विधानसभा में क्या रहे, लोकसभा में क्या रहे। अगर हम तीनों नतीजों की बात करें तो तीनों राज्यों में बीजेपी जीती, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो त्रिदेव कहा गया था, भजन, मोहन और विष्णु को, तो विष्णु और भजन तो कर गए अपना, विष्णु और मोहन तो अपना काम कर गए, 29 में से 29 और 11 में से 10। ये भजन जी के साथ क्या दिक्कत होगी, राजस्थान में क्या दिक्कत होगी? देखिए, अभी उसका दोष जो राजस्थान में अगर सीटें कम आ रही है तो उसका दोष अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसको बहुत कम समय मिला है। और कम समय तो सर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार थी, उसने जो काम किया उसका बहुत लाभ जो है इस डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को मिला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हुई और जिसमें वो मोदी की गारंटियां 10 गारंटियां उन्होंने घोषित की, जिसमें से एक
गारंटी थी कि हर महिला को, गरीब महिला को 1000 रुपए महीना महतारी वंदन योजना के तहत दिया जाए, जो वो दिया गया, जो शुरू भी हो गया। इसका ज़बरदस्त असर हुआ। और दूसरा, जो विष्णु साय की सरकार है, उस सरकार को नक्सल मोर्चे पर बहुत फायदा, बहुत सफलता मिली। और पिछले, जब से वो सरकार आई है, 180 के करीब नक्सली मारे गए और लगभग 300 के करीब लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो पहले भी ये सरकार, कांग्रेस की सरकार कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो सरकार का, और राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। राजस्थान में ऐसा क्या हो गया 3 महीने के अंदर, मतलब ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि मुझे लगता है कि जो सरकार, कुछ बयान मुख्यमंत्री के जो चर्चा में आए सोशल मीडिया में, जिन पर बहुत टिप्पणियां की गई, कुछ बयान जो फोन पर रिकॉर्ड हुए, उसका भी कुछ असर हुआ। लेकिन वहाँ जो किसान आंदोलन से जाटों की नाराजगी जो थी, वो असर कर गई। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों चारों राज्यों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी, तो जाटों की नाराजगी ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ पंजाब में अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वोट प्रतिशत और तमाम डेटा के लिए एक बार हम अपने सहयोगी आरेंद्र के पास चलते हैं, जो कि हमें स्टेट वाइज आंकड़े भी बताएंगे, क्योंकि पल पल आंकड़े जो हैं और रुझान वो भी बदल रहे हैं। आरेंद्र। गरिमा और प्रखर, और निश्चित तौर से आंकड़ों के नजरिए से ही अभी समझना अंकगणित को बहुत जरूरी है कि आखिर ये सेटल कैसे होते हैं। राज्यवार अगर बात की जाए तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिसात बिछी हुई थी और यहां के नतीजे अपने आप में अप्रत्याशित तरीके से आए हैं एग्जिट पोल से बरक्स। 34 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 7 सीटों पर और 35 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी यहां पे नजर आ रही है। बीएसपी 0 पे, हालांकि पिछली बार 10 सीटें जीती थी। आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, 2 सीटें उसके पास में और अपना दल के पास भी 1 सीट जा रही, 1 सीट अदर्स के पास जा रही है। तो बड़ी बात उत्तर प्रदेश में यही है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी समाजवादी पार्टी 35 सीटों के साथ नजर आ रही है फिलहाल, और 34 सीटों के साथ में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी दिख रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 13 सीटों के साथ में मौजूद है, तो कांग्रेस के हिस्से 11 सीटें जा रही हैं। शिवसेना जो शिंदे गुट की है उसके हिस्से में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसके पास 11 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरह एनसीपी जो है उसके पास 2, जो अजित पवार वाली एनसीपी है, और जो शरद पवार की एनसीपी उसके खाते में 5 सीटें और अदर्स भी 1 सीट पे जा सकता है, क्योंकि 48 सीटों वाला इस महाराष्ट्र की बात उत्तर प्रदेश के बाद आती है, जहां पे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यहां पे 48 सीटें। ये सबसे बड़े राज्य हैं जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद आपने महाराष्ट्र की देखा, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल जहां पर 42 सीटें हैं, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और यहां की स्थिति क्या कहती है? पिछले बार की 18 सीटों के मुकाबले इस बार बीजेपी 11 सीटों पर सिमटती दिखाई पड़ रही है, यानी कि बहुत कुछ जो अपेक्षाएं बंगाल से की जा रही थी बीजेपी के पक्ष में वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कांग्रेस 1 सीट पर मौजूदगी है और तृणमूल कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ के 30 सीटों पर पहुंचती नजर आ रही है। 42 में से 30 सीटें, यानी कि दीदी का मैजिक कह सकते हैं, बरकरार है। तो वहीं लेफ्ट के खाते में कुछ भी नहीं है, अदर्स भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पे तो है ही, अपनी मौजूदगी भी दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं दिख रही है, लेफ्ट नहीं दिख रहा है, दीदी और बीजेपी ही नजर आ रहे। तो ये पश्चिम बंगाल वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य जहां की सियासी सीटों के मुकाबले सरकार बनना अपने आप में किसी के लिए भी बड़ा जरूरी होता है। बिहार की 40 सीटों की बात की जाए तो यहां एनडीए बेहतर कर रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले बेहतर नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीजेपी 13 सीटों पर है। कांग्रेस के हिस्से में भी 2 सीटें जा रही हैं, पिछली बार 1 ही थी 2019 में। जेडीयू 14 सीटों के साथ में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई पड़ रही है, एनडीए का हिस्सा है। और आरजेडी जिसपे सबसे ज्यादा विपक्ष की सीटों को लाने का दारोमदार था, वो 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही, लेकिन अदर्स यहां पे 40 में से 8 सीटों पे जा रहे हैं। इसमें निर्दलीय और अन्य छोटे दल एक तरीके से मौजूद है। तो अपने आप में बिहार की सियासत, 40 सीटों वाली इस राज्य की सियासत भी बहुत कुछ कहती है। आरजेडी को लेकर लगातार बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां दी हैं तो एक बड़ा समर्थन मिलेगा। तमिलनाडु के 39 सीटों की बात की जाए तो भाजपा का फिलहाल अभी वहां पर कोई सीट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें, डीएमके के पास 21, एआईएडीएमके इस बार कुछ भी मैजिक अपना नहीं चला पा रही है और अदर्स के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। तो ऐसे में डीएमके जिसकी सरकार है वो अपनी बेहतरी प्रदर्शन करता हुआ यहां पे दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने बहुत बेहतर किया, वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन अभी नंबर फिलहाल आते नजर नहीं आ रहे। अंतिम आंकड़ों के बाद इस बारे में भी बात की जाएगी। मध्य प्रदेश 29 सीटें, इस पे लगातार बात हो रही थी और पूरा का पूरा राज्य पिछले बार के प्रदर्शन के तरीके से इस बार फिर से बीजेपी के खाते में जाता हुआ और लगभग 60% वोट मध्य प्रदेश में बीजेपी
बीजेपी को मिला है। एक बड़ी पुरानी प्रयोगशाला के तौर पर लगातार बीजेपी ने यहां पे काम किया और शायद उसका ही फल यहां पे मिलता नजर आ रहा है। बीते दिनों जब विधानसभा चुनाव हुए थे 167 सीटें जीती थी बीजेपी ने यहां पे, और वही प्रदर्शन यहां पर 29 सीटों के साथ में बीजेपी ने किया है अपना मध्य प्रदेश में लगातार। और कांग्रेस कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ रहे थे। नकुल नाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं वो चुनावी मैदान में थे, पर उनके हिस्से भी कुछ जाता नजर नहीं आ रहा। कर्नाटक की 28 सीटों की बात की जाए, बीजेपी यहां 16 सीटों पर है, 10 सीटें कांग्रेस के खाते जा रही जो कि पिछली बार उसके पास नहीं थी। जेडीएस के पास 2 सीटें हैं, 10 के खाते में कुछ नहीं है। हालांकि वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी और जेडीएस का वोट शेयर मिला दिया जाए तो ये संख्या 50 के ऊपर के आसपास पहुंचती है, लेकिन फिर भी यहां पर 10 सीटों के साथ में मौजूदगी कांग्रेस अपनी दर्ज करा रही है। राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, तो अपने आप में कर्नाटक की 28 सीटें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। गुजरात की 26 सीटों में से जो पिछली बार बीजेपी के पास गई थी, और उनमें से 25 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत बना रही है, और अपने आप में कई सीटों पे तो बहुत बड़ी जीत का अंतर है, और एक सीट कांग्रेस के पास भी जाती दिखाई पड़ रही है। कमोवेश यही स्थिति मानी जा रही थी, शायद तो थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन एक सीट का नुकसान बीजेपी के खाते में जाता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी 25 सीटें, और आंध्र प्रदेश में बीजेपी 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है, कांग्रेस शून्य नजर आ रही है। यहां पर वाईएसआरसीपी 4 सीटों के साथ में अपनी मौजूदगी, तो टीडीपी के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, ये बड़ी धसक के साथ एक मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। और जेएनपी भी 2 सीटों के साथ में खड़ी है, तो ये भी अपनी मौजूदगी के साथ में आंध्र प्रदेश की सियासत में एक नए तेवर के लेवर के साथ में मौजूदगी दिखा रहे हैं। तो अब 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में टीडीपी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी, उस तरीके की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और राजस्थान की बात की जाए तो 25 सीटों वाले राजस्थान में पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी के हक में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 14 सीटें और 8 सीटें कांग्रेस के पास में, 3 अन्य के खाते में गई हैं। तो वो जो पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता था राजस्थान में, वो स्थिति इस बार नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सी सीटें क्लोज कॉन्टेस्ट में फंसी हुई हैं जो किधर भी जा सकती है, इसलिए अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। लेकिन 25 से 14 तक सिमटती राजस्थान में बीजेपी, ये अपने आप में कई प्रकार का संकेत देता है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये वो बड़े राज्य हैं जिनकी सियासी तस्वीर आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां से ओडिशा से अप्रत्याशित जिन नतीजों की बात की जा रही थी वो दिखाई पड़ रहा है। 21 में से 19 सीटें बीजेपी जीत रही है लोकसभा की, और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर बीजेडी। यहां पर लगातार बीजेडी का एक बड़ा दमखम रहा है। पिछले बार के चुनाव में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 8 से 19 का सफर इस बार तय किया है। और जो राज्य की विधानसभा के चुनाव भी हुए, उसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर राज्य से सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। बीजेडी का जन समर्थन सीधे तौर पे घटता हुआ, महज 1 सीट पर बीजेडी नवीन बाबू सिमटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केरल की 20 सीटों की बात की जाए, बीजेपी वहां पर खाता खोलती नजर आ रही। त्रिशूर की सीट है वहां पे गोपी की मौजूदगी है। और कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पे 14 सीटें वो जीत सकती है। लेफ्ट के पास में 1 सीट जा रही है, यानी कि कांग्रेस वहां पर बेहतरी से काम करती नजर आ रही है। और इन 14 में से एक वायनाड की सीट भी है जहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, और अन्य के खाते में 4 जा रही है। लेकिन बीजेपी एक त्रिशूर की सीट पर अपनी मौजूदगी लगातार बनाए हुए, और जीत लगभग वहां देखने को मिल सकती है। तो केरल में भी खाता खुलने को लेकर लगातार जो प्रयास रहते थे, वो भी एक मौजूदगी इस चुनाव 2024 में हो सकती है। केरल की इन 20 सीटों में से एक बीजेपी के पास जाती दिख रही है। और ये ओवरऑल देश की टैली की अगर हम बात करें तो अभी का इस वक्त का आंकड़ा 296 है, और पिछले बार के एनडीए के प्रदर्शन से लगभग 56 सीटें कम दिखाई पड़ रही हैं। और अगर बात की जाए कि किस तरीके का एनडीए का जो अलायंस है, बीजेपी के पास 243 हैं, टीडीपी 16, जेडीयू के पास 14 और शिवसेना के पास 5 सीटें हैं। तो ये एनडीए का अलायंस है। जेएनपी के पास में 2, जेडीएस के पास में 2, आरएलडी के पास में 2, असम गण परिषद के पास में 1 सीट है, और इसके अलावा अपना दल के पास में भी 1 सीट। तो ये कहा जा सकता है कि ये एनडीए का अलायंस पार्टनर्स है, जिनका ये प्रदर्शन दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम के पास में एक एनसीपी 1 है, पीएमके के पास 1 है, यूपीपीएल के पास 1 सीट है, आजसू के पास भी 1 सीट है। ये अलग अलग छोटे सहयोगी दल हैं जो एनडीए का हिस्सा है। उनका जो प्रदर्शन है, ये उसकी टैली दिखाती है कि एनडीए के तमाम दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो ये 295 के पास में फिलहाल इंटैक्ट है, और जो एनडीए अलायंस है 230 के पास में, और अपने पिछले बार के प्रदर्शन से 109 सीट से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 99 सीटों के साथ में, हालांकि 99 के फेयर में है क्योंकि सरकार बनाती नहीं दिख रहा है। 36 सीटों के साथ में समाजवादी पार्टी, 29 सीटों के साथ में तृणमूल कांग्रेस, डीएमके के पास का भी बेहतर प्रदर्शन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। एनसीपी की बात की जाए 6, सीपीआई 4,
आप आदमी पार्टी 3 सीटों 22 पे चुनाव लड़े थे देश भर में। IUML के पास 3 और JMM की 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी जाती दिखाई पड़ रही हैं। RJD 3 बड़ा दांव लगाया था लेकिन फिर भी 3 पे सिमट गए। CPI 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें, बीसे की 2 सीटें, CPI ML के पास भी 2 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं। ये इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दल हैं, इनकी स्थिति है। BAP के पास 1 सीट, MDMK के पास 1 सीट, RLP के पास 1 सीट और RSP के पास में 1 सीट जा सकती है। ये इस वक्त इंडिया अलायंस के घटक दलों का प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीर 230 सीटों का किस प्रकार का अलायंस है। 295, 230 और अदर्स के खाते में 18 सीटें हैं। तो ये इस वक्त की देश की एक बड़ी तस्वीर है। वापस चलते हैं हमारे सहयोगी रीमा और प्रखर के पास में। शुक्रिया अरिंद्र। और जरा एक खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के समर्थकों ने हमीरपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के नवीनतम रुझानों के अनुसार अनुराग ठाकुर करीब 2.25 लाख वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। अभी गिनती जारी है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनके समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। चुनाव नतीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि एनडीए 300 पार करके फिर से सरकार बनाएगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी। एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, जहां पर पिछली बार भी 2019 में भी बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी यही कुछ होता दिख रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की है। भाजपा ने कर्नाटक की चित्रदुर्ग लोकसभा सीट भी जीत ली है। कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर, चित्रदुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा की जीत हो गई है। ये इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज है। कर्नाटक के बारे में जो कहा जा रहा था कि काफी नुकसान होगा, उतना नुकसान हुआ नहीं। गोविंद करजोल को 48,000 से ज्यादा मतों से गोविंद करजोल बीजेपी प्रत्याशी जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के BN चंद्रप्पा को मात दी है। तो कर्नाटक के बारे में जो कहा जा रहा था बहुत खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा, लेकिन बचाने में करीब करीब कामयाब रह गई है। प्रखर, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, जरा एक बार हम बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। और बीजेपी मुख्यालय में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त मौजूद हैं। राजेश राज, 2-3 बातें। एक तो क्या प्रधानमंत्री शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और उनसे मिलने के लिए, और क्या एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत हो रही है, कोई बैठक के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं? सरकार बन गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीमा यहाँ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि हाथों में ये लड्डू लिए हुए आपस में एक दूसरे को लड्डू ये खिला रहे हैं और अब ये सेलिब्रेशन के मोड में ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आ चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो महिला कार्यकर्ता है या फिर तमाम लोग जो है ये बीजेपी के तमाम वर्कर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मोड में आ गए हैं और ये लगातार कोशिश की जा रही है ढोल नगारे और तमाम जो अत्याधुनिक वाद्य यंत्र है उसके सहारे ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की तैयारी में है और कह रहे हैं कि भले ही एनडीए की सरकार हो लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होंगे। क्या शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आ रहे हैं राजेश राज पार्टी ऑफिस में? क्या प्रोग्राम है? रीमा ये खबर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री देर शाम पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बताया नहीं गया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जरूर आएंगे। और जो विस्तारित भवन है बीजेपी दफ्तर जहां मैं खड़ा हूं, इसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है वहां पर तैयारियां चल रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि वहां पर अभिनंदन का कार्यक्रम जरूर आयोजित किया जाएगा। और क्या उसमें एनडीए के घटक दल के नेता भी शामिल होंगे वाद्य यंत्रों के साथ? राजेश, क्या उसमें एनडीए के घटक दल के नेता भी शामिल होंगे? घटक दल के नेताओं के भी
एनडीए के घटक दल के नेताओं के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं दिल्ली, लिहाजा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा जा सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि प्रखर जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हर हाल में यह कोशिश होगी कि एनडीए की तरफ से पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाए और बीजेपी दफ्तर पर इसके जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। हाथों में लड्डू और वाद्य यंत्र लेकर लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमे हुए हैं। अपने कैमरामैन मोंटी से कहेंगे कि आपको पीछे का वो नजारा दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कैसा ये नजारा है। ये तस्वीरें लाइव हमारे सहयोगी भेज रहे हैं राजेश राज। और प्रखर खबर यही है कि जैसा हर बार होता है कि जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन होता है और वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो आज शाम को इस तरह का कोई कार्यक्रम हो सकता है। और जहां तक एनडीए की बात है, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अभी तक की खबर के मुताबिक लगातार एनडीए के घटक दलों से फोन पर वो बात कर रहे हैं और मुमकिन है कि एनडीए की बैठक जल्दी बुलाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। जब एनडीए की बात चल रही है रीमा, जानकारी के लिए तो मुझे लगता है अनिल बंसल साहब से मुझे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार को लेकर उतनी चर्चा नहीं हुई डिस्कशन में, क्योंकि लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल की चर्चा करते रहे, लेकिन बिहार थोड़ा सा सिनेरियो एनडीए के पक्ष में रहा। लेकिन इसमें एक अंतर देखने को मिलता है कि हमेशा जो है वो एक तरह से स्ट्राइक रेट जो होता था बीजेपी का, वो बिहार में बहुत अच्छा होता था। इस बार उल्टा हुआ है, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। और अगर देखा जाए तो चिराग का मतलब 5 सीट पर वो आगे चल रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। लेकिन तेजस्वी जिनके बारे में माना जा रहा था कि भविष्य माना जा रहा था बिहार का, और हम देखते थे कि उनकी रैलियों में हजारों लाखों लोग उमड़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 3 या 4 सीटों पर ही अब पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की राजनीति के जो नए समीकरण बने हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? समीकरण तो नए क्या, जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उसने खराब, मतलब उनको नुकसान हुआ है, लेकिन कोई खराब प्रदर्शन उनका नहीं रहा। नुकसान भी बहुत ज्यादा। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि 1-2 सीट जेडीयू की फालतू आ गई, तो ये चलता रहता है। बीजेपी ने उनकी कितनी कम सीटें हैं, 44-45 सीटें हैं, इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री का पद कितने समय से दिया हुआ है। और पिछले विधानसभा चुनाव में घोषित कर दिया था कि सीटें कम आए या ज्यादा आए, नीतीश को ही सीएम बनाएंगे, और नीतीश को ही उन्होंने सीएम बनाया था, जबकि बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा उनकी पार्टी से थी। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं। के बारे में क्या, क्योंकि तेजस्वी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। तेजस्वी निश्चित तौर पर वो घायल थे, हाँ, लेकिन लग गई थी, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार, रैलियों में भीड़ उमड़ती थी। रैली में भीड़ तो आना अलग बात होती है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, बिहार में ऐसा कोई परिवर्तन नजर आ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा हो कि क्यों इंडी गठबंधन कोई आधी सीटें ले जाएंगे या कोई चमत्कार कर देंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था वो फॉर्मिडेबल और काफी प्रभावशाली गठबंधन था, और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी और सभी चीजों के हिसाब से उसमें कोई इस तरह की बात लग नहीं रही थी। और अगर तेजस्वी कोई ये दावा कर रहे हो कि 10 सीटें जीत लेंगे, 12 जीत लेंगे, तो मुझे लगता है बड़ी बात होती है। 0 से अगर वो 3 पर आए हैं तो कम से कम आंसू पहुंचने के लिए ये कोई अच्छा, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो जो लोकसभा चुनाव के लिए भले रैलियां कर रहे हैं इतनी, लेकिन वो भविष्य के लिए बीज बो रहे हैं। नहीं, तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी से नहीं, उनका फोकस तो विधानसभा पर ही है। पर देखिए ना, उनके परिवार से ही उनकी दोनों बहनें उसमें खड़ी हो गई, तो ये भी था कि परिवारवाद भी चला रहे हैं, बहुत सारी बातें पीछे चल रही हैं। लेकिन अब हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग, हम जरा महाराष्ट्र का रुख करते हैं। संजय गुप्ता जी, उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उद्धव गुट पर मैंने इसलिए एम्फेसिस किया कि कभी आप मोदी जी की तारीफ भी करने लग जाते हैं और कभी मुझे लगता है आप उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। लेकिन आज का दिन तो खैर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरीके का दिन लेकर आया, क्योंकि एक प्रेडिक्शन ही कोई लगा रहा था कि इस बार शिंदे गुट, उद्धव गुट, दूसरी तरफ शरद पवार, अजीत पवार, लेकिन खुशखबरी तो उद्धव गुट के लिए ज्यादा दिख रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जनता के साथ भावनाओं से जुड़ती हैं, ना कि कागज पत्रों से जुड़ती हैं। अगर देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता बाला साहब का आदर करती है तो भावनात्मक तरीके से करती हैं। कागजी तौर पर अगर किसी ने चुनाव चिन्ह हमारा छीन लिया या किसी ने नाम ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाला साहब की जो भावनाएं हैं, उनके परिवार की जो भावनाएं हैं, उनको भी छीन लेंगे। क्योंकि बाला साहब ने देश के साथ साथ अपने परिवार को भी सबसे अहमियत दी, और अपने परिवार को और देश को अहमियत देना उनका मेन काम था। और जो भी हमारे सदस्य, जो भी हमारे साथी हैं, विधायक हो या एमपी हो, सबको हमने परिवार की तरह उन्होंने माना और हमने माना। मैंने इस बात को तो जरूर कहा बहुत बार, बहुत सी गफलत इन कई बार रही सभी को, कि मैंने कहा कि मिस्टर शिंदे जो कह रहे हैं वो बात सही है, उनको उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मगर हमारी पार्टी के चीफ उद्धव साहब हैं, जो निर्णय वो लेंगे वो फाइनल होगा। आज तो कम से कम
अच्छी अच्छी बातें, अब जीत मिली है, अच्छी सीटें मिल गई हैं, तो उसका श्रेय तो बताइए ना। अब उसका श्रेय ये है कि क्या कमी रह गई कि उनको नहीं मिल पाया। शिंदे जी की कमी कैसे, शिंदे जी की सारी कमी है। देखिए हमारी शिंदे जी को या शिंदे गुट में जितने भी लोग हैं उनको सबने, बाला साहब ने, हमारी पार्टी ने ही सब कुछ दिया। क्या थे ये और क्या बने, तो अगर उन्हें किसी चीज़ की गफलत थी तो उन्हें उनके सामने बैठ करके एक बात करनी थी और सबके सब रिजाइन देते ना उस वक्त कि जी उद्धव जी आप निकल के आए पार्टी से बाहर, कांग्रेस के गठबंधन से बाहर, नहीं तो हम सब रिजाइन दे रहे हैं, ये करते। उसके बाद वो नहीं जाते तब करते। उद्धव जी ने तो अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी छोड़ दी थी कि ठीक है अगर आप सब नाराज हो, नहीं करना चाहते तो मैं चीफ मिनिस्ट्री से अपना वर्षा हाउस भी खाली कर दिया कि ठीक है आप आओ, लेकिन वो उनका मकसद कुछ और था। तो ये जो धोखा जो किया गया उस पार्टी के साथ, उस परिवार के साथ जिस परिवार ने बीजेपी को हमेशा देश के लिए आगे रखा। अच्छा संजय जी, ये बातें तो कई बार हो चुकी हैं, अभी संक्षिप्त में जल्दी से ये बताइए कि क्या एनडीए के साथ जाने का कोई प्लान है? देखिए एक मुस्कान आ गई आपके चेहरे पर सुनते ही। देखिए हमारे से अछूता उद्धव जी ने बहुत बार तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की। जी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात हो रही है, शरद पवार की तरफ से एक बयान आ रहा है, जरा उस बयान को सुन लेते हैं पहले सीधे। उद्याच्यालाच दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि तसा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण, पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं। आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आणि जागा मर्यादित लढवल्या, सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या, पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर अंतिम काही त्याचा पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही, पण 7 जागेवर आज आम्ही तुझ्या आहोत। किती 7 होती? 7 जागेंच्यावर आज आम्ही खुदा आहोत। याचा अर्थ 10 जागा निवडून लढून 7 मध्ये विजय मिळण्याच्या समोरीचं चित्र, याचा अर्थ स्ट्रायकिंग रेट हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणाने झालेला आहे। हा जो काही यश मिळालं ते यश मिळालं ते एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं यश आहे असं आम्ही मानत नाही। आम्ही ही जी महाराष्ट्र विकास आघाडी केली याचा उल्लेख माझ्या स्टेटमेंटमध्ये सविस्तर आहे, त्या आघाडीच्या वतीनं आणि इथे काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना आणि आमचे सहकारी या सगळ्यांनी एकत्रित जीवाभावाच्या वतीनं काम करण्याची भूमिका घेतली आणि त्यामुळेच हे यश जसं आम्हाला मिळालं राष्ट्रवादीला तसं काँग्रेसला मिळालं आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षाला सुद्धा मिळालं। आणि या जे मी सुरुवातीला सांगितलं की परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि आम्ही तिघही एकत्रित राहून उद्याच्या काळामध्ये आमची धोरणं ठरवू आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करण्याची खबरदारी घेऊ, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे। तो शरद पवार जिनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जाहिर तौर पर एनसीपी के लिए भी आज का दिन बड़ा है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार की वर्चस्व के लिए ये लड़ाई पूरी तरह से देखी जा रही थी और एक तरफ शरद पवार को ये साबित करना है कि क्या अभी भी एनसीपी का एक धड़ा जो है और नेता उनके साथ है या नहीं। 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से कुमार आलोक हमारे साथ हैं और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। लेकिन कुमार आलोक, पहले जरा आप ही का रुख करेंगे। अभी हमने बीजेपी में भी देखा कि किस तरह जश्न का माहौल है, लेकिन 2014 2019 दोनों बार हमने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय में एक तरीके से सन्नाटा सा ही पसरा था। अभी तक तो मीडिया को लेकर दोष निकाल रही थी कांग्रेस पार्टी लगातार, आज भी मीडिया से नाराजगी है या आज खुशी का माहौल है? यहाँ तो खुशी का माहौल मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो लीडर्स है, जो सलमान
खुर्शीद हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब जा कर मीडिया के सामने बाइट्स दे रहे हैं। और अभी भी इन लोगों का मानना है, कांग्रेस के लोगों का मानना है कि जैसे रिजल्ट जब लास्ट दौर का राउंड की जब गिनती खत्म होगी तब देखिएगा स्थितियां कुछ दूसरी होंगी। लेकिन अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एनडीए का स्पष्ट बहुमत है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो आज राहुल गांधी शाम को यहां पर आएंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर सोर्सेज की हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इंडी गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं, जो उनके फ्लोर लीडर्स हैं या जो उनके नेता हैं, उनको अपने घर पे बैठक में बुलाया है। तो आप देखते हैं कि शाम को बैठक में क्या ये लोग रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि तब तक अंतिम परिणाम आ चुका होगा। तो आंकड़ा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने पार कर लिया है। ये कांग्रेस के लिए 99 पे आ गई, लेकिन 199 लगातार चल रहा है। 100 लगातार। तो इसका क्रेडिट खड़गे जी को मिलेगा या राहुल गांधी को? आपने क्योंकि बात की, ये भी तो अभी दिलचस्प होगा ना जानना कि पूरा क्रेडिट जीत का किसे दिया जाएगा, क्योंकि हार का ठीकरा तो अध्यक्ष के मत्थे होता है। अब खड़गे जी जब से आए हैं, जो कहता है खड़गे जी आए तो हिमाचल जीत लिया कांग्रेस ने, उसके बाद कर्नाटक जीत लिया, उसके बाद तेलंगाना जीत लिया। इसके पहले के जो भी चुनाव हुए थे वो कांग्रेस लगातार हार रही थी। तो खड़गे जी को क्रेडिट अब तो कांग्रेस के ऑफिसर्स जो होंगे उनसे बात करनी होगी, लेकिन वो निश्चित रूप से कहेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा रही, न्याय यात्रा रही, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही, इसमें इसका भी कांग्रेस के उभरने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये ऐसा नेताओं ने आज कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को एक नई संजीवनी दी। तो जो भी नेता है, खासकर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो इसको क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। लेकिन और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि खड़गे के आने के बाद आलोक, हम आपको रोकेंगे। इस वक्त गांधीनगर से जो रुझान आया है उसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह 6,74,805 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और प्रखर, जब हम इस बार गुजरात गए चुनाव में तो वहां ये बताया गया कि इस बार लड़ाई इस बात की नहीं है कितनी सीटें जीतेंगे, सीटें तो सभी जीतेंगे, लेकिन कितना मार्जिन बढ़ाया जाएगा, इस बात को लेकर पार्टी लगी हुई थी। और वही